रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन मैं आप लोग को क्राइम की कहानियां सुनाता हूं। इसमें कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिसमें महज एक छोटी सी गलती इंसान के पूरे परिवार को एक तरीके से ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। आज की कहानी को मैं आप लोग को सुनाऊँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं देना चाहता हूँ। एक महिला जो कि अपनी सहेली के यहाँ जाती है, सहेली के यहाँ रुकने के लिए जाती है। रात काफ़ी हो जाती है तो सहेली जो थी वो इस महिला से कहती है कि आज की रात यहीं रुक जाओ। अब ये महिला चूँकि कहीं गैर जगह तो थी नहीं, सहेली के यहाँ थी, फ्रेंड के यहाँ थी, इसलिए ये वहाँ पर रुक जाती है। अच्छा, ये वहाँ पर रुक जाती है। रात के जैसे ही 11 बजे के आसपास का समय होता है तो इसकी सहेली का जो जेठ होता है ये इस महिला के कमरे में होता है। अब ये महिला जैसे ही अपने सहेली के जेठ को अपने कमरे के अंदर देखती है, घबरा जाती है। ये उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैसे ही जेठ कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उसकी सहेली भी वहाँ पर मौजूद होती है। और सहेली कहती है कि दरअसल मेरे जेठ तुम्हें पसंद करते हैं और वो तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। महिला हक्का बक्का रह जाती है। उसके बाद में इतने में ही उसी सहेली का भाई वहाँ पर आ जाता है, उसका पति वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद में तीनों लोग बारी बारी से उसके साथ में रेप करते हैं। दोस्तों, जैसे तैसे कर वो महिला सुबह को भागती है, अपने पति के पास पहुंचती है, अपना मेडिकल कराती है एंड उसके बाद में पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती है। अब ये कहानी मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि दोस्तों आप लोग आए दिन हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं और ज़्यादातर जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मोस्टली देखें तो 70% के आसपास लोग अपने ही होते हैं, जानने वाले होते हैं। तो ऐसे में किसी भी महिला को इतना ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ पर इंसान के साथ में क्या गलत हो सकता है। यहाँ पर इस महिला की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में कुछ भी किसी के साथ कहीं पर भी हो सकता है, तो इसलिए आप अवेयर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी अपने आप में साहस, हिम्मत की एक ऐसी कहानी है कि जिसको आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद में आप लोग इस लड़की की हिम्मत को सैल्यूट करेंगे। आप लोग कहेंगे कि इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई वाकई ये काबिल तारीफ़ है और ये एक ऐसी हिम्मत थी कि जिसकी वजह से न जाने कितनी और लड़कियों को साहस मिलेगा जो किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। दरअसल इसी 4 अप्रैल साल 2025 को हैदराबाद में एक फ़ैसला आता है और फैसला ये था कि कटघरे के अंदर एक बाप खड़ा हुआ है और अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि ये जो व्यक्ति इस कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है, इसको तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए, सारे ही सबूतों को सच मानते हुए, ये जो व्यक्ति इस कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है, इसको इसकी ही बेटी के दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब जैसे ही ये फैसला आता है तो लोगों तक जब ये बातें पहुंचती हैं तो लोग वाकई जज साहब के फैसले को भी सलूट कर रहे होते हैं, साथ के साथ इस लड़की की हिम्मत को भी सलूट कर रहे होते हैं। अब सलूट क्यों कर रहे हैं ये मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी जो है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। दरअसल ये जो लड़की थी जो अपने बाप के खिलाफ इस कोर्ट में मौजूद थी, इस लड़की की माँ जो थी वो बचपन में ही इसे छोड़कर चली जाती है। उस समय ये लड़की अपने पिता के साथ में अकेली रहा करती थी, छोटी थी, इसलिए इसके जो पिता थे वो दर्जी का काम किया करते थे। पिता जो थे वो दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी से इसके पिता को एक बेटी होती है, उसके बाद में एक भाई भी होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और दोस्तों जब वक्त गुजरता है तो इस लड़की की उम्र तकरीबन 17 साल के आसपास हो जाती है। उस समय इसकी बहन की, सौतेली जो बहन थी, उसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास हो जाती है। जो इसका छोटा भाई था, सौतेला भाई, उसकी उम्र तकरीबन 14 साल के आसपास हो जाती है। और इसी दौरान इसका जो सौतेला बाप, सौतेला तो नहीं, इसका जो सगा बाप था, वो इस लड़की के ऊपर नज़र बिगाड़ने लगता है, क्योंकि 17 साल की उम्र में जब ये लड़की धीरे धीरे जवान होती है तो कहीं ना कहीं इसका जो बाप था वो अपनी ही बेटी के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। अब चूंकि इसने शादी कर ली थी तो ये सबसे ज़्यादा अपने दूसरी वाली पत्नी से जो बच्चे हुए थे उन्हीं से मोहब्बत किया करता था। जो पहले वाली पत्नी थी जो छोड़ के चली गई थी, तो उसकी बेटी को, यानी बेटी तो इसकी भी थी वो, तो उसको उतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं किया करता था जितनी इन दूसरे वाले बच्चों से किया करता था। इसीलिए ये अपनी उस पहले वाली 17 साल की बेटी के ऊपर गलत नज़र रखा करता था। और दोस्तों एक दिन मौका देखकर ये अपनी उस 17 साल की बेटी को डराता है, धमकाता है और उसके बाद में उसके साथ में रेप करता है। दोस्तों एक बार नहीं,
जब जब इसे मौका मिलता तो ये उस 17 साल की बेटी के साथ में रेप करता। दोस्तों इसका नतीजा ये होता है कि वो जो 17 साल की बच्ची होती है वो गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती होती है तो वो अपने पिता से इस बारे में बात करती है, अपनी माँ से बात करती है, सौतेली माँ से, अपनी बहन को बताती है, अपने छोटे भाई को बताती है, परिवार में एक एक सदस्य को वो बता देती है। तो उसके बाद में ये जो लड़की थी जब ये सारी बातें उन लोगों को बताती है तो ये जो बाप को जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो बाप इस 17 साल की बच्ची को बहुत ज़्यादा धमकाता है और कहता है कि देखो तुम अपना गर्भपात करा लो, अगर तुम अपना ऑपरेशन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बच्ची डर जाती है, आखिरकार उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब दोस्तों बच्ची गर्भपात तो करा चुकी थी, उसके बाद में इसे मजबूर लगातार किया गया, इस वजह से इसने गर्भपात कराया। लेकिन जैसे ही इस बच्ची की तबीयत थोड़ी नॉर्मल होती है तो उसके बाद में ये जो बाप था फिर से इस बच्ची के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है, फिर से इसका शारीरिक शोषण, शारीरिक जो रेप वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें इसके साथ में करने लगता है। अब ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसके बाद में ये जो बच्ची थी साल 2023 में पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताती है कि उसकी जो माँ है बचपन से ही उसको छोड़कर चली गई और उसके बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि मेरे पिता को उनसे एक बेटी भी है जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास है, एक भाई भी है 14 साल के आसपास। लेकिन जो मेरे पिता हैं ये पिछले कई महीनों से मेरे साथ में रेप कर रहे हैं और मुझे गर्भवती भी कर दिया। इस दौरान मुझे गर्भपात कराने के लिए उन्होंने मुझे डरा धमका कर मजबूर भी किया। जब पुलिस ये मामला सुनती है तो पुलिस भी बड़ा अचरज में पड़ती है। लिहाजा पुलिस जो थी मामले को दर्ज करके इस पिता को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना लेकिन उसको कोर्ट के अंदर सच साबित करना ये एक दूसरी बात होती है। ऐसे तो किसी के खिलाफ कोई भी एफआईआर पुलिस थाने में जाकर कर सकता है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है कि उसमें कोई सत्यता है या फिर नहीं है। लिहाजा उसके बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में इन दोनों बच्चियों की गवाही भी होती है, 15 साल की एक जो सौतेली बहन थी और जो छोटा भाई था 14 साल का, तो ये दोनों भी उसी पिता को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि इन्होंने ही हमारी बड़ी दीदी के साथ में गलत काम किया है। लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति था ये कोर्ट में इन सारी ही चीज़ों को सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि दरअसल जो मेरी बेटी है, बड़ी वाली बेटी, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अब जैसे ही ये बात कोर्ट के अंदर कहता है तो कोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कोर्ट को प्रॉपर सबूत, प्रॉपर सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये व्यक्ति बताता है कि दरअसल उसकी जो बेटी है इसका एक बॉयफ्रेंड है और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ही शारीरिक संबंध बनाती थी। मुझे जब पता चला मैंने इसका विरोध किया और ये अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ में ही गर्भवती हो गई थी। जब मैंने विरोध किया तो इसने उल्टा मेरे ही ऊपर रेप केस कर दिया और ये लड़की मेरे घर से बहुत ज़्यादा नगद में पैसे और ज्वेलरी भी चुराया करती थी, जिसका विरोध करने की वजह से इसने उल्टा मेरे ऊपर ही रेप का केस दर्ज कर दिया। जो दोनों मेरे बच्चे हैं उन्हें इसने बहलाया फुसलाया और उनसे मेरे खिलाफ जो कोर्ट में गवाही दिलवाई है। लिहाजा कोर्ट जो था वो उस समय तो इस पूरे केस में फैसला नहीं सुनाता है। साल 2023 का ये मामला था। लेकिन दोस्तों साल 2023 गुजर जाता है पूरा और उसके बाद में साल 2024 भी पूरा गुजर जाता है। इस केस के अंदर जो लड़की थी ये हिम्मत हारती नहीं है, बल्कि ये लड़की इस केस को लड़ती रहती है और आखिरकार दोस्तों इस लड़की को कामयाबी मिलती है। 4 अप्रैल साल 2025 को आखिरकार इस केस का फैसला आता है। और दोस्तों जब इस केस का फैसला आता है तो वाकई हर कोई सुनने के बाद में इस लड़की की हिम्मत, इस लड़की के जज्बे और इस लड़की के जुनून को सैल्यूट करता है। दरअसल जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो फैसला ये था कि ये जो बाप कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है, जो पेशे से दर्जी है, जिसने दूसरी शादी कर रखी है, दूसरी शादी से भी इसे बच्चे हैं और इसकी जो पहले वाली बेटी है उसके साथ में इसने एक बार नहीं बल्कि कई बार रेप किया है, जिसकी वजह से वो जो बच्ची थी वो गर्भवती भी हो गई। उसके बाद में इस बाप को तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाई है ये कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी भी है। इंस्पायरिंग इसलिए कि इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, इसने हौसला दिखाया, जुनून दिखाया, जज्बा दिखाया। जुनून जज्बा ये था कि इस लड़की ने अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि कोर्ट में इसके पिता ने इसके सारे ही जो दावे थे उसको नकार दिया, झुटला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। साल 2023 से साल 2025 में अप्रैल के महीने तक ये जो बच्ची थी अपने उस पिता की दरिंदगी के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ती रही और आखिरकार इससे कामयाबी मिली, जीत सत्य की हुई। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी बच्ची के साथ में गुड टच बैड टच हो रहा है
तो कम से कम गुड टच के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन जो बैड टच होता है उसके बारे में भी हमें अपने बच्चों, अपनी बेटियों, अपनी बहनें, अपनी माँ, सबको बताना चाहिए। और ऐसा अगर बैड टच किसी के साथ में होता है तो उसको उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में किस नतीजे पे पहुंचते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें दिनेश कुमार है, लिखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी है भाई। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं सुपर कहानी भाई। दिनेश कुमार है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत बढ़िया है। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं सुपर कहानी बहुत अच्छा। सुरेंद्र कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया नमस्ते, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। गफ्फार खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो गफ्फार खान जी शुक्रिया। जावेद अंसारी है, लिखते हैं गुड स्टोरी सर, तो शुक्रिया आपका। फिरोज़ खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। फिरोज़ अहमद, तो मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं सुपर स्टोरी। दिनेश कुमार है, दीप आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो दीप दिनेश कुमार जी शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश जी लिखते हैं भाई आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, तो जयप्रकाश सिंह जी शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार है, लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं। लईक अब्बास जी हार्ड बनाते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है। दिनेश कुमार है, लिखते हैं भाई आपको भगवान हमेशा खुश रखे। मंसूरी भाईजान लिखते हैं हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं और हम उन्नाव यूपी इंडिया के रहने वाले हैं। शीलनिधि हैं, लिखते हैं शाबिज भाई रात को सलाम जनाब, गर्मी तो बढ़ गई है लेकिन रात को राहत है। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से, तो शीलनिधि शर्मा जी आपका शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है, लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियानापुर शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया, नमस्कार। उसके बाद में असलम असलम लिखते हैं मलिक भाई आप कैसे हो, तो असलम असलम जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइएगा। असलम असलम आगे लिखते हैं आपके वीडियो जो सुनता हूँ कमेंट्स करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो असलम जी कोई बात नहीं, जब भी समय मिला करे तो कमेंट्स करा करें। साजिद जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजकुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, मेरा नाम राजकुमार है और मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें आप, हमारे प्यार हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाकी रही बात कहानी की, तो हमेशा की तरह ये कहानी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई आपने। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं हत्याकांड में नाजायज़ संबंध एक बहुत बड़ी वजह है, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट है अशफाक अहमद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सब खैरियत से हैं, तो अशफाक जी वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं। लाइक अब्बास जी हाय बोलते हैं। उसके बाद में मोहम्मद ज़ोरज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, तो मोहम्मद ज़ोरज जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मलिक साहब क्या हाल चाल है, तो भाई मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम, मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हाल चाल है। और असलम असलम लिखते हैं मलिक भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए दुआ करें, तो असलम असलम जी हम यही दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज लिखते हैं आपसे कहानी सुनाने की मैंने कई बार बोला है कि आपसे एक कहानी सुनाने के लिए बागपत मायाकांड, तो बागपत मायाकांड के बारे में मैं देखता हूँ, स्टडी करता हूँ। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई साहब नमस्कार सर जी, आजकल ज़्यादा पति पत्नी के कातिल बन रही हैं, थैंक्स सर जी। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई कल मेरी शादी की सालगिरह है 20 अप्रैल को, तो दिनेश कुमार जी आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में अगला जो कमेंट है दिनेश कुमार का, लिखते हैं भाई अल्मेटी घूमने के लिए आपके पासपोर्ट तो चाहिए, वीज़ा फ्री है भाई, वेलकम, आई एम हेयर डियर। तो दिनेश कुमार जी ठीक है, पासपोर्ट चाहिए तो वीज़ा कैसे मिलेगा उसका प्रोसेस बताइएगा, फिर मैं घूमने आता हूँ। दिनेश कुमार है, आगे लिखते हैं बहुत बढ़िया जी, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं क्या बोलें शाबिज भाई, ये जो चक्कर चला है सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। दिनेश कुमार जी अगला कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, जेके अंसारी जी हैं, दिनेश कुमार जी अगला कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी करते हैं। तो ये सारे कमेंट्स मंसूरी भाईजान जी और अरुण ठाकुर और दिनेश कुमार जी ने हार्ट बनाकर किए हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, और आज के दिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए हैं वो मंसूरी भाईजान जी ने किए हैं, दूसरे नंबर पर जो कमेंट्स किए हैं दिनेश कुमार जी ने किए हैं, तो ये दोनों हमारे विनर हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। आप लोग भी कमेंट्स करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा ताकि मैं आप लोगों का नाम वीडियो के अंत में स्पेशल थैंक्स के थ्रू बोल सकूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।